कहानी में अब तक आपने देखा कि अपनी शादी को एक और मौका देने के लिए सुहानी अपने पति के साथ दूसरे हनीमून पर आई है। पर जिस बंगले में वो रुकी है वहां एक के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जो सुहानी की समझ से बिल्कुल परे थी। फिर एक रात अपने पति को ढूंढते हुए वो एक ऐसे कमरे में आ पहुंची जहां सैकड़ों नवजात बच्चे उसके खून के प्यासे हैं। पर तभी उसे एक बक्सा दिखा और उनमें से एक भी बच्चा उस बक्से के पास नहीं आ रहा था। सुहानी तुरंत ही समझ गई कि ये बक्सा ही उसे मरने से बचा सकता है। यही सोचकर सुहानी ने जैसे ही वो बक्सा खोला तो उसमें से तेज काली रोशनी निकली जिससे सुहानी का चेहरा झुलस रहा था। फिर भी उसने बक्से को बंद करने से पहले अपना हाथ अंदर डाल कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर उस बेचारी को क्या पता था कि उसने अपना हाथ खुद ब खुद मौत के मुंह में डाल दिया है। सुहानी को ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी जानवर के दांतों के बीच अपना हाथ रख दिया हो और वो जानवर उसके हाथ की हड्डी को चूरा बना रहा था। अपनी पूरी जान लगाकर सुहानी ने जब अपना हाथ बाहर खींचा तो उसका पूरा हाथ लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसने पूरी ताकत से कुछ पकड़ा हुआ था, एक चिट्ठी जो उस बक्से के अंदर से मिली थी। सुहानी ने तुरंत ही चिट्ठी खोलकर पढ़ना चाहा तो उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। कागज पूरी तरह से खाली था, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ना आगे और ना पीछे। इतना सारा खून बहाया, इतनी सारी तकलीफ सही, सिर्फ इस खाली कागज के लिए। खुद से कहते हुए सुहानी अपनी ही किस्मत को कोस रही थी। फिर जैसे तैसे खुद को संभाल उसने अपने आप का इलाज किया और वापस कमरे में आ गई। पर तभी उसे महसूस हुआ कि राजीव बिस्तर पर नहीं है। सुहानी को राजीव की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस वक्त राजीव कहाँ जा सकता है। वो राजीव को देखने जैसे ही खिड़की के पास आई तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक औरत जिसका पेट कटा हुआ था, हाथ पैर में रस्सियां बंधी हुई, बंगले के पीछे बने गार्डन में टहल रही है और उसके पीछे सैकड़ों नवजात बच्चों की फौज रेंगते हुए उस औरत का पीछा कर रही है। ये वही नवजात बच्चे थे जिनसे जान बचाकर सुहानी भागी थी। ये सब क्या हो रहा है? पहले वो छोटे बच्चे पर हमला करता है, फिर राजीव का गायब होना और अब ये औरत। जरूर इन सब का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इतना कहकर सुहानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो राजीव वहां खड़ा था। वो अभी अभी बाहर से आया था। पर इससे पहले कि सुहानी राजीव से कुछ पूछती, राजीव ने इस चिंगारी को हवा दे दी जिसे बुझाने के लिए ही वो आया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। सच बात तो यह है कि तुम्हें अभी भी अपने यार के पास जाना है, गुलछर्रे उड़ाने। मेरे अकेले से तेरा पेट नहीं भरता है ना? मैं कह रही हूँ भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, क्यों चुप हो जाऊं? सच सुनने में शर्म आती है? हाँ? अरे मुझे तो ये भी पता नहीं कि जिस बच्चे को तू पाल रही है वो मेरा खून है या किसी और का पाप। मैंने कितनी बार कहा है वो सब एक गलती थी जिसके लिए 1000 बार तो माफी मांग चुकी हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? माफी गलती की दी जाती है, गुनाह की तो सजा मिलती है सुहानी, सजा। ये सब सुन सुहानी की आंखें नम हो गई थी और राजीव भी मुस्कुराते हुए चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट सो गया। लेकिन सुहानी बेचारी खिड़की के पास बैठ रात भर रोती रही। पर सुबह होते होते उसे इस बात का यकीन तो हो गया था कि जरूर इस बंगले में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अगर रिश्ता खराब होने से सुहानी ने नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं किया होता तो बतौर जर्नलिस्ट वो इस मामले की तह तक जरूर जाती। पर अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचकर उसने इस बंगले से जाना ही ठीक समझा। अगली सुबह सुहानी जब अपना सामान पैक कर घर से बाहर जाने को रेडी थी, पर राजीव ने उसकी एक नहीं सुनी और धीरे धीरे ये बात बहस बन गई और बहस से झगड़ा। मामला कब बेकाबू हो गया और राजीव ने शादी के बाद पहली बार सुहानी पर हाथ भी उठाया और फिर उसे ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। सुहानी रोती रही, बिलखती हुई राजीव से अपनी आजादी की गुहार लगा रही थी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। थककर सुहानी ने कमरे में मोमबत्ती और माचिस ढूंढ निकाली। मोमबत्ती जलाने से कमरे में उजाला तो हो गया, पर सुहानी का मन उदास था। उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जेब में कुछ है। उसने जब निकाल कर देखा तो ये वही चिट्ठी थी जो सुहानी को बक्से में मिली थी।
वो खाली कागज समझ उसे जलाने ही वाली थी, पर जैसे ही वो कागज को आग के पास ले गई तो उसे कागज पर लिखे अक्षर साफ साफ दिखाई देने लगे। सुहानी जल्दी ही समझ गई कि जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है उसने स्याही नहीं बल्कि एसिडिक वाटर का इस्तेमाल किया है, जो गर्मी में दिखाई देने लगता है। अक्षर नजर आते ही सुहानी ने चिट्ठी पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसे सारा मामला समझ में आ चुका था, जिसे जानकर उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। किसी इंसान के अंदर इतनी हैवानियत भी हो सकती है, ये उसे आज पता चला था। सब कुछ जानने के बाद उसे अगर किसी का इंतजार था तो वो बस मैडम लिली का। पर सुहानी की इच्छा भी आज रात को ही पूरी होने वाली थी। रात होते ही मैडम लिली सुहानी को बेसमेंट में ले आई और उसे बड़े ऑपरेशन टेबल पर बांधते हुए कहा, बहुत दिनों बाद मैं फिर से जवानी का मजा ले पाऊंगी। बहुत इंतजार किया है मैंने इस मौके का। मैं तेरा साथ जानती हूँ। तुझे क्या लगता है कि जन्मे बच्चे का मांस खाकर तू हमेशा हमेशा के लिए जवान रहेगी? ये पाप है, पाप। इसके लिए तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे माफी चाहता ही कौन है? तुझे पता है मरने के बाद दर्द नहीं होता, उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है। एक पल में हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, सब कुछ जीरो हो जाता है। इतना कहकर मैडम लिली ने अपने हाथ में स्कैलपेल लिया ही था, तभी सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर बस इतना ही कहा, माँ मेरी मदद करो, मुझे इस औरत से डर लग रहा है। सुहानी के इतना कहते ही बेसमेंट की लाइट चरमराने लगी। एक बार फिर से बंगले के कोने कोने से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। और तो और बंगले के पीछे गार्डन से नवजात बच्चों का सड़ा गला शरीर जमीन खोद कर निकलने लगे। मैडम लिली को भी ये सब कुछ अजीब लग रहा था, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाती, एक औरत की आत्मा मैडम लिली के सामने आ खड़ी हुई, जिसे देख मैडम लिली ने डरते हुए कहा, कुमुद तू? मैडम लिली कुमुद को देख डर कर भागने को हुई ही थी, पर जैसे ही उसे सैकड़ों नवजात बच्चों के मुर्दा शरीर दिखे वो जम सी गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस वक्त मैडम लिली के चारों तरफ मौत मंडरा रही थी कि अचानक ही कुमुद की आत्मा ने मैडम लिली का हाथ पकड़ जबरदस्ती ही उसके हाथ से ही उसका पेट चीर डाला और फिर कुमुद के एक इशारे पर सैकड़ों नवजात बच्चे भी एक साथ मैडम लिली पर टूट पड़े। जिन नवजात बच्चों का मांस खाकर मैडम लिली ने खुद को जवान बनाया हुआ था, वही बच्चे आज उसके जिस्म से मांस नोच कर खा रहे थे। मैडम लिली की दर्द भरी चीखें पूरे बंगले में गूंज रही थी। चीखते चिल्लाते और दर्द से अपनी एड़ियां रगड़ते हुए मैडम लिली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी चीखों से बंगले की एक एक ईंट थर्रा उठी थी और मैडम लिली के मरते ही नवजात बच्चों के साथ कुमुद की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। पर आप सोच रहे होंगे कि सुहानी को कैसे पता चला कि कुमुद ही उसकी माँ थी। दरअसल जब सुहानी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था। सुहानी राइटिंग देखते ही समझ गई थी कि ये उसकी माँ ने लिखा है और कुमुद ने किसी मरे हुए नहीं बल्कि एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया था, जिसे मैडम लिली से बचाकर एक आदमी उसे अनाथाश्रम छोड़ आया था। कुमुद रोज अपने बच्चे के लिए एक खत लिखती थी। बड़े परिवार से होने के कारण कोई उससे मिलने नहीं आता था। सबको लगता था कि कुमुद के पेट में जो बच्चा है वो उसके किसी बॉयफ्रेंड का है, पर सच तो ये था कि कुमुद के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके ही चाचा का था। पर यह बात किसी के सामने नहीं आई और ना ही उसके चाचा ने आने दी। बस धोखे से फंसाकर कुमुद को डिलीवरी के लिए मैडम लिली के पास भेज दिया। कुमुद ने खत में सारी बातें लिखी थी, पर अफसोस कि वो अपनी बेटी को अपना लिखा वो आखिरी खत कभी भेज ही नहीं पाई। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई घटना पर आधारित है, जिसमें कि कनाडा में रहने वाला एक कपल मैटरनिटी हाउस चलाता था, जहां वो मिलकर सिंगल मदर्स जिनका कोई सपोर्ट नहीं होता उनकी डिलीवरी करवाते थे। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जो बच्चे मिक्स रेज्ड के होते या फिर सोसाइटी के लिए अनफिट होते तो उनको एक बॉक्स में भरकर जिंदा ही दफन कर दिया जाता और बाकी सुंदर बच्चों को बेच दिया जाता था। इस तरह से ये उस समय के बच्चे खरीदने की दुकान हुआ करती थी। इसी घटना की एक पीड़िता ने 1992 में इसके ऊपर बटर बॉक्स बेबीज नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसे लेखक नीतीश कुमार ने अपने शब्दों में आप तक पहुंचाया है।
तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।